सरकार की नाकामी है और सरकार लगता है कि वो खुद चाह रही थी, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव हैं तो वो चाह रहे हैं कि एक तरह के तनाव का माहौल वहां पैदा हो जाए। और आपने सही कहा कि 2 होमगार्ड का भी उसमें उनकी मौत हुई है, और साथ ही साथ अंजुमन मस्जिद सेक्टर 57 के इमाम मौलाना साद का भी एक मॉब ने कल मस्जिद का घेराव किया और फिर मस्जिद को जलाया। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, में शमीम सिद्दीक इंडिया से। आपको मालूम है कि आज के हालात हिंदुस्तान के बड़े नाजुक हैं। कहीं मणिपुर, कहीं मुंबई, कहीं ट्रेन और कहीं इलाक़ा मेवात का अंदर आगजनी जैसे हालात बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक मशहूर व मारूफ पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू सुनवाता हूँ कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। इन तमाम वायलेंस की, हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। आए दिन किसी को वीडियो निकलता है कि किसी मेवाती को, मियों को लाकर पीटते हैं, मारते हैं। वहां पर वो इन तमाम लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हर साल यात्रा निकलती है इन्हीं इलाकों से जहां से निकल रही है। इस साल ऐसा क्या लग रहा है? पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है, कहा जा रहा है कि प्री प्लान भी हो सकता है। फिर दूसरी बोगी में गया और एक मुसलमान को आइडेंटिफाई किया, उसको गोली मार दिया। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा, वहां गोली मारा। मणिपुर जल रहा था और कल रात से हरियाणा में मेवात और नूह में सांप्रदायिक हिंसा में ये इलाका भी अब जल चुका है। कई जगह आगजनी हुई है, जान माल का नुकसान भी हुआ है। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सर, अब मणिपुर पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, इस वक्त हरियाणा भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नूह मेवात में जो वीएचपी ने प्रोसेशन निकाला था, उसके आसपास इतनी पत्थरबाजी और इतनी हिंसा हुई कि उसमें 2 होमगार्ड्स की डेथ हो गई है। सुनाई में जा रहा है कि मस्जिदें भी जलाई गई हैं, हिंदुओं को भी नुकसान हुआ है। इन तमाम वायलेंस की, हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। एक आरोपी जो जुनैद और नसीर के केस में आरोपी है, जो वांटेड है, वो इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डालकर कहता है कि आप नूह में जमा हुई है। आप मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो जब कोई एक आरोपी, एक वांटेड पर्सन एक वीडियो डालता है तो सरकार का ये काम था कि वो इसको समझ जाते कि साजिश रचाई जा रही है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है। बजाय उसके वहां पर वो इन तमाम लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यकीनन जितना भी हिंसा या वायलेंस हुई है हम उसका कंडेम करते हैं। इसमें कोई इसकी तारीफ या कंडोन करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी है और सरकार लगता है कि वो खुद चाह रही थी, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव हैं तो वो चाह रहे हैं कि एक तरह के तनाव का माहौल वहां पैदा हो जाए। और आपने सही कहा कि 2 होमगार्ड का भी उसमें उनकी मौत हुई है, और साथ ही साथ अंजुमन मस्जिद सेक्टर 57 के इमाम मौलाना साद का भी एक मॉब ने कल मस्जिद का घेराव किया और फिर मस्जिद को जलाया। और इन तीन लोग को मस्जिद से निकालकर पुलिस की मौजूदगी में उनको, ये लोग कह रहे हैं, इनको मारा और पीटा गया। और ये 19 साला मौलाना साद जो बिहार के सीतामढ़ी जिले से आए थे, उनकी मौत हो गई। तो ये सरासर नाकामी है बीजेपी की, सरासर नाकामी है बीजेपी पार्टी की। और अगर वो इसी तरह अगर ये समझते रहेंगे कि हम रनिंग विथ हेयर, हंटिंग विथ हाउंड्स करेंगे तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिज्म किस में बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन किस का हो रहा है, मगर ये सरकार के सर पर जू नहीं रेंगती तो अब इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। सर, लेकिन हर साल यात्रा निकलती है इन्हीं इलाकों से जहां से निकल रही है। इस साल ऐसा क्या लग रहा है? पुलिस की तफ्तीश भी चल रही है, कहा जा रहा है कि प्री प्लान भी हो सकता है। अब प्री प्लान हो या ना हो, मगर हिंसा तो हो चुकी है। जब एक आरोपी एक वीडियो डालता है तो सरकार को तो अपना पूरी तैयारी करना था। अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं था, ये नहीं था। भाई ये सब वीडियोस हैं कि उस जुलूस में किसी के पास हथियार भी हैं। ये सब कहां से आया? तो ये सब सरकार की नाकामी का सबूत है ना। ये जहांगीरपुरी में भी ये हो चुका है, जहां पर आप खुद गए थे हिंसा के। जहांगीर हर जगह हो रहा है, चाहे वो प्रोवोकेटिव गाने होते हैं या फिर प्रोवोकेटिव स्लोगन्स होते हैं,
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये वायलेंस का रूप और शक्ल अख्तियार कर जाती है और ये बड़ी अफसोस की बात है। आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे के मुंबई से जयपुर के एक्सप्रेस में पहले अपने सहयोगी को शूट कर देते हैं और फिर 3 लोगों को, उसमें से 2 मुसलमान पैसेंजर्स भी, उनको शूट करते हैं। आपने इस बारे में कल बात रखी थी, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वो मेंटली अनस्टेबल हो। ये बकवास है। उनका जो एएसआई था वो लड़ रहा था किसी से, पैसेंजर से। वो बेचारा सीनियर ऑफिसर उसको रोका कि भाई तू बहस मत कर। उसको वहीं पर कत्ल कर दिया मीना साहब को। फिर दूसरी बोगी में गया और एक मुसलमान को आइडेंटिफाई किया, उसको गोली मार दिया। फिर एक और बोगी में गया, फिर मुसलमान को देखा, वहां गोली मारा। 3 मुसलमानों को और एक मीना साहब को जो राजस्थान के उनका मर्डर करता है। और वीडियो है कि एक मुसलमान जो तड़प रहा है, ये हथियार अपना जो लाइसेंस वेपन है उसको लेकर कह रहा है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी और ये सब बातें कर रहा है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये लोग रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, ये लोग इतने एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं, ये लोग हथियार उठाकर गोली क्यों चला रहे हैं, इनको लोकतंत्र पे भरोसा क्यों खत्म हो गया है। और इस तरह से रेडिकलाइज तो मोदी सरकार इनको कर रही है। पिछले 9 साल से यही तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसको पागल कहना सरासर गलत है। ये पूरा एक प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड तरीके से इसने ये मर्डर किया है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर वो शख्स मुसलमान होता तो अब तक क्या होता, आसमान गिर जाता सबके सर पर। कल रात से टीवी चैनल पर उसका सन्नाटा है, जिक्र ही नहीं हो रहा है कहीं पर भी। अगर मुसलमान होता तो आइसिस बोलते, क्या क्या कौन कौन से लोगों से मिला देते, पूरी कम्युनिटी को गाली दे देते मुसलमानों को। मगर ये एक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की बेहतरीन मिसाल है, जो अगर सरकार अभी भी होश के नाखून नहीं लेगी और जागेगी नहीं और इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये कि सरकार चाह रही है कि इस तरह का रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जाए पूरे देश में। आप इसे टेरर अटैक का नाम दें? बिल्कुल टेरर अटैक है, ये टेरर अटैक है। वो आदमी वर्दी में है, वो शख्स आम आदमी नहीं है। वर्दी में रहकर वो, उसको जान बचाना उसका काम है, वो तो चुन चुन कर मार रहा है। उसने 3 मुसलमानों को मार दिया, बेचारे मजदूर हैं, बिहार के हैं। एक तो बेचारे अपने वापस जा रहे थे नलासोपारा को, उनको मार दिया। तो यकीनन ये टेररिस्ट अटैक है। क्यों नहीं कहेंगे टेररिस्ट अटैक इसको? बिल्कुल कहना चाहिए। आप जो सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं तो टेररिस्ट अटैक, और भी आप ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ कर रहे हैं और लाश के पास खड़े होकर आप में। यानी अफसोस ये हो रहा है कि हाफिज जुनैद को ट्रेन में मारा गया चाकुओं से, जनता बैठी हुई है, यहां पर पूरी ट्रेन में मार रहा है और वो महाशय जो है ये टेररिस्ट साहब तकरीर कर रहे हैं और बेचारी जनता सुन रही है उसको, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। सर, लेकिन रेडिकलाइजेशन तो दोनों ही तरफ हो रहा है ना। मेवात में भी देखिए, अगर एक जगह आगजनी हुई है, दूसरी जगह पत्थरबाजी भी हुई है। क्या मांग करते हैं? मेवात की जांच किस तरीके से होनी चाहिए? भाई, आपकी बीजेपी की सरकार है, आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, आपके पास सब चीज है, उसके बावजूद भी अगर आप नाकाम होते हैं, आखिर आपने वहां के गौरक्षक कमेटी को आम लाइसेंस वेपन लेने के लिए आपने लाइसेंस क्यों दिया? हथियार खरीदने का लाइसेंस क्यों दिया आपने उन लोगों को रेडिकलाइज क्यों किया? आपने उनको उस राह पर क्यों लेकर गए? तो सरकार कर रही है, आप जांच करवाइए, कौन रोक रहा है जांच से? मगर इन लोगों का क्या करेंगे जिनको आप हथियार रखने के लाइसेंस दे रहे हैं और आए दिन अपना वीडियो बनाते हैं? आए दिन किसी को वीडियो निकलता है कि किसी मेवाती को, मियों को लाकर पीटते हैं, मारते हैं। हर महीना 1-2 वीडियो आ जाते हैं उन मेवातियों को, मियों को लाकर, और फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पसमानदा मुसलमान के लिए कर रहा हूं, पसमानदा मुसलमान के लिए फुला कर रहा हूं। अरे मरने वाला तो पसमानदा मुसलमान ही तो है, चाहे वो ट्रेन में हो या फिर यहाँ पर मेवात में हो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार रिस्पॉन्सिबल है मेवात में जो हिंसा हो रही है सांप्रदायिक, उसके लिए। और जहां तक आरपीएफ कांस्टेबल की बात है, ये जो चीजें बोली जा रही हैं कि वो मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं, ओवैसी ने इसको एक टेरर अटैक का नाम दिया।